सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक सुविचार से आरंभ करेंगे। सुविचार है, सफलता की ऊंचाई पाने के लिए मुश्किलों का पहाड़ चढ़ना ही पड़ता है। अर्थात अगर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो उसे मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। मुश्किलें जो पहाड़ की तरह बड़ी और लंबी नजर आती है, उनसे मुकाबला करके ही इंसान सफलता की ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। इसलिए आने वाली मुश्किलों या मुसीबतों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे डटकर मुकाबला करना चाहिए। पहाड़ों की बात आई है तो चलिए हम पहाड़ों से जुड़े हुए ही एक कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना पर्वत प्रदेश में पावस। हमारी आज की कविता है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता को देखने से पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय प्राप्त करेंगे और फिर कविता की तरफ बढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन काल 1900 से 1977 का माना जाता है। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा जैसे हिमालय से आच्छादित पर्वतीय प्रदेश में सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ और बचपन से ही उन्होंने इस प्रकृति की वादी में रहकर कविताएं लिखना आरंभ किया। मात्र 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1915 में उन्होंने स्थायी रूप से साहित्य सृजन करना अर्थात कविताओं की रचना करना आरंभ कर दिया। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी माने जाते हैं। इनकी प्रारंभिक कविताओं में हमें प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद दिखाई देता है, जो बाद में परिवर्तित होकर मार्क्सवाद और महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए। उसके बाद की कविताओं में अरविंद घोष के दर्शन फिलॉसफी का प्रभाव इन पर नजर आता है। इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए उदय शंकर संस्कृति केंद्र के साथ काम करना आरंभ किया। आकाशवाणी में भी परामर्शदाता के रूप में ये कार्य करते रहे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना भी इन्होंने की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी ये माने जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारत में दिया जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1969 में चिदम्बरा संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा भी कई पुरस्कारों से ये सम्मानित हुए। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। इनकी ही एक रचना पर्वत प्रदेश में पावस, जिन्हें अब हम देखने वाले हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ कवि कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में जब पावस ऋतु होती है अर्थात बरसात का जब मौसम होता है, तब प्रकृति हर एक पल हर एक क्षण अपना वेश बदलती है अर्थात अपना रूप बदलती है। यानी बरसात के मौसम में पर्वत प्रदेश का प्रत्येक नज़ारा हर एक पल बदलता हुआ दिखाई देता है, जो मनमोहक होता है। ऐसे में जो विशाल सा पहाड़ है, जो मेखलाकार पर्वत है, मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है करधनी के आकार वाला गोलाईदार।
तो मेखलाकार सा यह पर्वत, विशाल सा यह पर्वत जो दूर दूर तक फैला हुआ है, उस पर हजारों फूल खिले हुए हैं। ऐसा लगता है मानो ये फूल पर्वत की आंखें हों और अपनी इन हजारों आंखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को यह पर्वत देख रहा है, निहार रहा है। उस पर्वत के पांव के पास, उसके चरण में एक विशाल सा तालाब बना हुआ है जो दर्पण की तरह नजर आ रहा है। दर्पण की तरह साफ, स्वच्छ और पारदर्शी परछाई दिखाने की ताकत उस तालाब में हमको दिखाई देती है। इस प्रकार से पर्वत अपने ही प्रतिबिंब को निहार रहा है, झांक कर देख रहा है। इस प्रकार वहाँ पर्वत प्रदेश में बारिश के मौसम में अद्भुत सा वातावरण निर्मित होता है। यहाँ कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। मानवीकरण अलंकार अर्थात जड़ वस्तुओं में या निर्जीव वस्तुओं में मानव की क्रियाओं को दिखाना। तो यहाँ पर्वत का अपनी आंखों से अपने आकार को देखना, ये मानवीकरण अलंकार है। साथ में पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अनेक अलंकारों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। दर्पण सा फैला है विशाल, इसमें उपमा अलंकार है। तो कवि ने इसको अलंकारों के जरिए और भी सुंदर बनाया हुआ है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरोवर, है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहाड़ की छाती पर बहने वाला जो झरना है वह झाग से भरा हुआ है और इतना सुंदर वह लगता है। उसकी गिरती हुई बूंदें इतनी सुंदर लगती है जैसे मोतियों की लड़ियाँ ही वहाँ पर बिखेर दी गई हों। ये झरझर बहते हुए झरना पर्वत की महानता का गुणगान करता है, पर्वत के गौरव गाथा का वह गुणगान करता हुआ बह रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके इस स्वर को और उस दृश्य को देखते ही देखने वाले व्यक्ति के नस नस में एक उत्तेजना भर जाती है, एक उत्साह, एक उमंग भर जाता है और वह उस उत्साह, उमंग, जोश के साथ प्रफुल्लित सा महसूस करने लगता है। पहाड़ की छाती पर अनेक ऊंचे ऊंचे विशाल से वृक्ष, तरु अर्थात वृक्ष जो खड़े हुए हैं वह ऐसे लगते हैं जैसे मानव की उच्च आकांक्षाओं को वो दर्शा रहे हैं कि वह आसमान को छूना चाहता हो। तो ये शांत आसमान की तरफ देखते हुए जो मौन, अपलक, अटल लेकिन चिंता में लीन खड़े हुए हैं, जैसे वो आसमान को छूने का राज जानना चाहते हो या आसमान में कौन सा रहस्य है उसको जानने की इच्छा उनमें हो। इस प्रकार का भाव वहाँ पर प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। इसमें भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग लेखक ने किया हुआ है और साथ में यहाँ मानवीकरण अलंकार के साथ साथ पुनरुक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। भूधर, भूधर अर्थात पहाड़, और पारद के पर जो दिया है उसका अर्थ होता है पारे के समान सफ़ेद और चमकीले पंख। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक पूरा पहाड़ जो है वो पारे के समान सफ़ेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ आसमान में कहीं उड़कर चला गया हो। इस प्रकार वहाँ पर पहाड़ ही दिखाई न दे, ऐसी स्थिति भी बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में होती हुई दिखाई देती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि पहाड़ के सामने बड़े बड़े बादल जब छा जाते हैं और धुंध जब छा जाती है तब पहाड़ भी दिखाई नहीं देता है और केवल एक आवाज़ जो है बहती हुई
नदी या बहते हुए झरने की आवाज़ हमको सुनाई देती है। बस वो आवाज़ सुनाई देती है और पहाड़ का दिखना बंद सा हो जाता है। लेकिन वर्षा के मौसम में प्रत्येक क्षण प्रकृति अपना रूप बदलती है, तो तुरंत उन बादलों से तेज बारिश होने लग जाती है, वर्षा होने लग जाती है और ऐसा लगता है जैसे आसमान जो है धरती पर टूट पड़ा हो और बारिश रूपी बाणों से धरती पर उसने आक्रमण कर दिया हो। वहाँ पर जो शाल के बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो बादलों के इस आक्रमण को देखकर, उस झुंड को देखकर जब धंसते जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे बाणों की इस वर्षा से घबरा गए हों और धरती में धंस रहे हों। अचानक तालाब के जल से धुआं सा उठने लगता है, अर्थात धुंध और भी ज़्यादा होने लग जाती है, कोहरा और भी ज़्यादा घना होने लग जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे तालाब में आग लगी हो और तालाब जल रहा हो। इस प्रकार से वर्षा का देवता जो है अर्थात इंद्रदेव, वो बादल रूपी विमान में, हवाई जहाज में घूम घूम कर अपना इंद्रजाल अर्थात जादुई खेल दिखाते हुए बढ़ते हैं। इस प्रकार से बारिश के मौसम में पहाड़ पर, पर्वत प्रदेश पर हर एक क्षण अद्भुत सा नज़ारा दिखाई देता है, अद्भुत सा दृश्य दिखाई देता है। प्रकृति के इस सुंदरता को देखने के लिए मनुष्य को कम से कम एक बार पहाड़ पर, पर्वत प्रदेश पर वर्षा ऋतु में, पावस ऋतु में जाना चाहिए और वहाँ के प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करना चाहिए। यही इन पंक्तियों के जरिए सुमित्रानंदन पंत जी हमें संदेश देना चाहते हैं। आशा है आपको कविता पूरी तरह समझ में आई होगी। कोई भी शंका या सवाल हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।